शुरुआत नई शुरुआत। मैं जितेंद्र जोशी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में हमने केंद्रीय बैंक का अर्थ और किस देश में कौन सा केंद्रीय बैंक है इसके बारे में अध्ययन किया था। उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का भी हमने अध्ययन किया था, जिसमें हमने ये बात की थी कि वो यानी कि इस देश का केंद्रीय बैंक क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो चलिए आपसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, क्या आप उनको उत्तर दीजिए। अमेरिका के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? अमेरिका के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? बिल्कुल सही, फेडरल बैंक, फेडरल रिजर्व बैंक। इंग्लैंड के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? बैंक ऑफ इंग्लैंड। आज जो हम करने वाले हैं केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य कि केंद्रीय बैंक एक देश में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य करता है। कुल मिला के इसके 7 या 8 कार्य हैं जो महत्वपूर्ण है, हम वही कार्य करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है। आप वीडियो को अंत तक देखा करें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूला करें। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है तो आप और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर फिर भी नहीं मिल रही है तो आप मुझे जो है वो ईमेल के द्वारा या कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। तो पहला कार्य है करेंसी का निर्गमन। करेंसी का निर्गमन। सेंट्रल बैंक जो है वो किसी भी देश का हो चाहे, करेंसी का निर्गमन उसी के द्वारा किया जाता है। ये जो है वो वैधानिक रूप से, आपने अगर मुद्रा के अध्याय देखे हैं मेरी वीडियो में तो वहां हमने मुद्रा की वैधानिकता की बात की थी, और वो वैधानिकता जो है वो कौन प्रदान कर रहा था? आरबीआई, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो उसको वैधानिकता प्रदान कर रहा था। तो वैधानिक रूप से मुद्रा का निर्गमन और संचालन, तो वैधानिक रूप से मुद्रा का निर्गमन व संचालन करने का कार्य किसका है? उस देश के केंद्रीय बैंक। साथ ही जो है वो इसमें जब मुद्रा का निर्गमन करेगा, नोट छापेगा, तो उसमें क्या होगा? एक रूपता, नोट सभी एक रूप होंगे। अगर आप मैं अपने घर पे नोट छाप रहा हूं तो निश्चित रूप से उस नोट पर जो आपके दादाजी की फोटो होगी और मेरे वाले नोट पर मेरे दादाजी की फोटो लगाऊंगा मैं, तो इसलिए जो है वो उनमें एक रूपता नहीं रहेगी। तो इसलिए जो है वो उसका एक रूपता प्रदान करने हो सके, इसीलिए जो व्यापार केंद्रीय बैंक की जो उसका करता है। फिर साथ ही उसमें विनिमय की सुविधा भी रहती है, विनिमय की सुविधा रहती है। विमुद्रीकरण आपने देखा, जब नोटबंदी हुई तब आपने देखा था कि विनिमय जो है वो उस देश के, हमारे देश के केंद्रीय बैंक ने ही किया था। फिर करेंसी निर्गमन के लिए हमारे देश के रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक प्रणाली को अपनाया जिसे न्यूनतम कोष प्रणाली बोला जाता है। न्यूनतम कोष प्रणाली यानी कि MRS, मिनिमम रिजर्व सिस्टम का प्रयोग जो है वो आरबीआई कर रहा है। क्या होता है ये न्यूनतम कोष प्रणाली, इसके बारे में हम बात करते हैं। पहले इसका दोहरान कर लीजिए कि केंद्रीय बैंक जो
निर्गमन करता है। तो किस तरह से एक तो उससे क्या रहती है, वैधानिक रूप से मुद्रा का निर्गमन और संचालन रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। फिर मुद्रा में जो हो, नोटों में जो है वो एकरूपता रहती है। फिर नियम विनिमय की सुविधा रहती है, एक स्थान दूसरे स्थान पर जिस स्थान पर मुद्रा की कमी हो वहां रिजर्व बैंक पहुंचाता है। और इन सब प्रणाली के लिए एक न्यूनतम कोष प्रणाली का प्रयोग हमारे देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा यानी कि आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आरबीआई जो है वो इस प्रणाली को हमने कब अपनाया? इस प्रणाली को अपनाया गया 1956 ईस्वी में। न्यूनतम कोष प्रणाली पेपर में बहुत बार आती है कि रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई जाती मुद्रा कोष प्रणाली को, न्यूनतम कोष प्रणाली को बताइए, यह न्यूनतम कोष प्रणाली क्या है, ये कब अपनाई गई? तो ये कब अपनाई गई? 1956 में अपनाई गई। इसमें क्या है, कुल मिलाकर जो है वो 200 करोड़ रुपए का न्यूनतम कोष रखा जाता है। और ये 200 करोड़ में जो न्यूनतम कोष रखा जाता है उसमें हमेशा ही जो है वो 115 करोड़ रुपए और 85 करोड़, 115 करोड़ और 85 करोड़ दो योग का जो है वो टोटल रहता है। ये तो ये क्या है, 115 प्लस 85 यानी कि 200 करोड़ का जो योग रहता है। 115 करोड़ का जो है वो सोना, गोल्ड अपने पास रखा जाता है और 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूतियां रखी जाती हैं। कुल मिलाकर 200 करोड़ का जो है वो जुगाड़ आरबीआई अपने पास रख लेता है और उसी के बाद जो है मुद्रा का निर्गमन कर पाता है। तो ये हमारा पहला कार्य था, करेंसी का निर्गमन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर जो हम सेकंड करते हैं कार्य, अब हम दूसरा कार्य करते हैं कि केंद्रीय बैंक जो है वो बैंकों का बैंक होता है, क्योंकि जितने भी व्यापारिक बैंक होंगे देश में, क्या व्यापारिक बैंक उन पर नियंत्रण रखेगा। इसके अलावा सीआरआर और एसएलआर का निर्धारण करेगा। व्यापारिक बैंक पर नियंत्रण रखेगा, उन बैंकों से संबंधित आरआर, सीआरआर और एसएलआर का निर्धारण करेगा। साथ ही जो है वो बैंकों के विवाद का निपटारा करेगा। बैंक जो भी दो बैंकों के मध्य में किसी भी बात को लेकर विवाद है उसका निपटारा करेगा। फिर ग्राहकों के हितों की रक्षा भी करेगा। इसीलिए इसे क्या कहा गया, बैंकों का बैंक। जितने भी व्यापारिक बैंक, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जितने भी बैंक हैं उन सभी बैंकों पर नियंत्रण, उनके लिए नीति निर्धारण का कार्य कौन करेगा, केंद्रीय बैंक करेगा। फिर सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, इनका निर्धारण भी किसके कौन करेगा, कितना नकद आपको अपने पास रखना है, कितना जो है वो केंद्रीय बैंक के पास जमा करवाना है, इसका निर्धारण भी कौन करेगा, केंद्रीय बैंक करेगा। फिर बैंकों से संबंधित विवादों का निपटारा, दो बैंकों के मध्य में किसी भी विषय को लेकर अगर विवाद है तो उसका निपटारा कौन करने वाला है, केंद्रीय बैंक करने वाला है। और ग्राहकों के हितों की रक्षा भी कौन करने वाला है, व्यापारिक बैंक करने वाला है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर पॉइंट नंबर 3 करते हैं। अब हम तीसरा कार्य करते हैं, वो है सरकारी बैंकर, एजेंट व सलाहकार। सरकारी बैंकर है ये, एजेंट के रूप में भी कार्य करता है सरकार के लिए और उन्हें सलाह भी प्रदान करता है। देखिए देश में जो है ऊंची विकास दर प्राप्त करने के लिए जो है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो देश के ऊंची विकास दर
प्राप्त करने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में। फिर देश की आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है, देश की आर्थिक गतिविधियों को भी नियंत्रित करता है, देश की आर्थिक गतिविधियों को भी नियंत्रित करता है। इनसे संबंधित, किनसे? आर्थिक गतिविधियों से संबंधित, आर्थिक गतिविधियों से संबंधित सलाहकार के रूप में भी केंद्रीय बैंक रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को बताता है कि आपको ये न करके ये करना चाहिए, ये कीजिए, ये मत कीजिए। केवल सलाह देता है, मानना या नहीं मानना केंद्र सरकार पर निर्भर करता है। फिर केंद्र सरकार का धन जमा करता है, धन जमा करेगा इनके लिए, और केंद्र सरकार के लिए भुगतान भी करेगा। तो सरकारी बैंक है, क्योंकि सरकार की तरफ से धन ले रहा है, एजेंट है, क्योंकि उनके लिए ऊंची विकास दर प्राप्त करने के लिए जो सोर्सेज है उनको प्रयोग करता है, विदेशों से होने वाले लेन देन के लिए उनके रूप में कार्य करता है, विनिमय दर को निर्धारण करने में भूमिका निभाता है, और सलाहकार है कि देश की आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है, अर्थात सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है। तो अब अन्य जो है वो कार्य हम अगली क्लास में करेंगे। आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।